झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। इसमें जो शर्तें रखी गई है इससे संबंधित मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों के पास दो विकल्प है, या तो वो पुरानी पेंशन योजना में जा सकते हैं या फिर एनपीएस में बने रह सकते हैं। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने के पहले यह जानना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की गणना कैसे की जाती है, पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिए, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह सब जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो भी जानकारियां आप लोग के साथ शेयर करूंगा वो एक नोटिफिकेशन है आपका, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है और ये 20 दिसंबर 2021 का है। यहाँ पर 1972 सीसीएस पेंशन रूल में से कुछ अमेंडमेंट लाया गया और एक बनाया गया सीसीएस पेंशन रूल 2021, उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ। देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी तीन तरह की होती है, एक सर्विस ग्रेच्युटी होती है, एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और एक डेथ ग्रेच्युटी। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी मुख्य रूप से एक बोनस राशि है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय लॉयल्टी अवार्ड के रूप में दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी एक लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहते हैं, तो सरकार के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त एक राशि दी जाती है, एक तरीके से इनाम के रूप में, एक तरीके से उपहार के रूप में, वही ग्रेच्युटी होती है। अब दूसरे सवाल ये है कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए कितने वर्षों की न्यूनतम सेवा अनिवार्य है। तो सीसीएस पेंशन रूल 2021 के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने अपनी 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस आरक्षित सेवा पूरी कर ली है उसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी जाएगी। अब सवाल ये है कि किन्हीं सरकारी कर्मचारी की सेवा 4 साल 11 महीने है, 1 महीने कम है 5 साल से, तो क्या उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगी? इसके लिए भी नियम है। इसका नियम कहता है कि यदि कोई कर्मचारी 4 वर्ष और 9 मास या अधिक किंतु 5 वर्ष से कम की आरक्षित सेवा दी है तो उसकी सेवा 5 वर्ष की होगी और वह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा मान लेते हैं 4 साल 9 महीने है, या 4 साल 10 महीने है, या 4 साल 11 महीने है, तो भी उनकी सेवा 5 वर्ष ही मानी जाएगी और वो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के पात्र होंगे, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। लेकिन अगर किन्हीं की सेवा 4 वर्ष 8 महीने है तो वो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को देखिए। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इक्वल टू होता है 1/4 गुने इमॉल्वमेंट्स गुने यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अब सवाल ये उठता है कि ये इमॉल्वमेंट्स क्या है और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ इमॉल्वमेंट्स के बारे में कि इमॉल्वमेंट्स क्या होता है। इमॉल्वमेंट्स होता है बेसिक पे प्लस डीए। जब सरकारी कर्मचारी रिटायर करते हैं तो जिस मंथ वो रिटायर कर रहे हैं उस मंथ में उनका जो बेसिक पे है और उस समय का जो डीए है, दोनों का योगफल करने के बाद जो राशि बनेगी वही इमॉल्वमेंट्स होगा। अब दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इस एग्जांपल को समझिए। मैं मान लेता हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर कर रहे हैं उस समय उनकी सेवा जो है वो 30 वर्ष 4 महीने 15 दिनों की हुई है। ये इतने दिनों की सर्विस करने के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कैसे काउंट किया जाएगा? ये 6-6 महीने का पीरियड बनाया जाता है। जितने दिनों की सेवा है 6-6 महीने का पीरियड बना करके कितने पीरियड बनेंगे वही नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 30 साल का पीरियड बनाते हैं। 30 साल का 6-6 महीने का अगर आप पीरियड बनाएंगे तो 60 पीरियड बन जाएगा। तो ये तो 60 पीरियड हो गया। यहाँ पर आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो 30 साल की सेवा है इसको जस्ट डबल कर देना है तो वही नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हो गया। 30 साल की सेवा है तो उसका डबल कर दीजिए, 60 हो गया। अब यहाँ पर कुछ बच रहा है मंथ में, तो इस मंथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? इस मंथ का हाफ पीरियड का कैलकुलेशन जो करना है उसके लिए
अगर 3 महीने या उससे अधिक है और 6 महीने से कम है तो वो एक पीरियड बन जाता है। तो यहाँ पर 4 महीने है, 3 महीने से तो अधिक है, तो इसके लिए एक पीरियड बन जाएगा, एक हाफ ईयर्स बन जाएगा। तो 30 साल का हाफ ईयर्स बनाते हैं तो 60, और ये 4 महीने 15 दिनों का हाफ ईयर्स बनाते हैं तो 1। और ये एक हाफ ईयर जो बनाए हैं इसके लिए नियम ये है कि 3 महीने और उससे अधिक होने पर एक हाफ पीरियड की गणना की जाएगी, लेकिन 3 महीने से कम अगर रहता है तो हाफ पीरियड की गणना 0 हो जाएगी। यानी 30 सालों का 60 पीरियड तो बनेगा ही, लेकिन अगर यहाँ पर 4 महीने की जगह 2 महीने 15 दिन होता तब ये जो एक पीरियड लिखे वो एक पीरियड नहीं होता। यहाँ पर कम से कम 3 महीने या 3 महीने से अधिक होना चाहिए तो उसका एक पीरियड बनेगा 6 महीने तक, और ये टोटल हो जाएगा 60 + 1 यानी कि 61 हाफ ईयर्स का पीरियड बन गया वो। अब ये इसकी भी लिमिट है, इसकी भी एक सीमा है। इसकी सीमा ये है कि अगर 66 तक ही मैक्सिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 66 है। अगर 66 से ज़्यादा होता है, मान लीजिए किन्हीं का हाफ ईयर्स जो है वो 70 हो जाता है, तो लेना है यहाँ पर 66 ही हाफ ईयर्स लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये मान लेते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी जब रिटायर कर रहे हैं तो उस समय रिटायरमेंट के मंथ में बेसिक पे 81,200 है, और उस समय का डीए जो आज का डीए मैं उसी डीए को ले रहा हूँ, तो डीए का रेट 38% है। इस 38% का अगर कैलकुलेशन करते हैं 81,200 का, तो ये 30,856 आता है। ये जो दोनों का योगफल होगा वही इमॉल्वमेंट्स बन जाएगा। तो इमॉल्वमेंट्स हो गया ये दोनों का योगफल 1,12,056 रुपया। ये जिस वक्त जिस महीने रिटायर कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, मैं उस समय का बेसिक पे और उस समय की डीए की गणना किया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों की गणना कर दिए, इमॉल्वमेंट्स क्या है वो भी, और दूसरी चीज़ की नंबर ऑफ हाफ ईयर्स क्या है वो भी, उसकी भी मैं गणना कर लिया हूँ। अब फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है? रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है निकालने का 1/4 गुने इमॉल्वमेंट्स गुने यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो इमॉल्वमेंट्स हो गया 1,12,056, तो 1/4 रहने दीजिए, और इमॉल्वमेंट्स के जगह 1,12,056 रुपया यहाँ पर रख दिए, और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 61 हुआ। ये सभी का गुना करने के बाद आता है 17,08,854 रुपये। तो ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के रूप में सरकारी कर्मचारी को जिस समय वो सेवानिवृत्त होंगे उस समय सरकार के द्वारा मिलेगी। एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक इनाम के रूप में, जो लंबे समय तक 30 साल तक सरकारी सेवा में रहे हैं, तो उसके लिए सरकार एक इनाम के रूप में ये राशि सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे रही है। अब आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है। अभी तो हम लोग देखें कि 17 लाख के आसपास कुछ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी आ रही थी। अब इसकी ऊपरी सीमा क्या है और न्यूनतम सीमा क्या है? तो इसके लिए नियम है कि अधिकतम सीमा 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी किसी भी सरकारी कर्मचारी को, और न्यूनतम राशि की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। न्यूनतम राशि कुछ है ही नहीं, 20 लाख मैक्सिमम है, न्यूनतम जितना भी आता है वो आपको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगा। अब आगे पेंशन के लिए अहरक सेवा की न्यूनतम सीमा क्या है? सभी सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि कितने वर्षों की सर्विस होने के बाद पुरानी पेंशन के वो हकदार होंगे, और पूरी पेंशन कितने वर्षों के सेवा में मिलेगी। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है। अब जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 है उसके आधार पर कुछ नियम में परिवर्तन हुआ, पहले कुछ नियम अलग था, इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के बीच में कन्फ्यूजन है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कन्फ्यूजन दूर करूँगा। सबसे पहले, कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की पूर्णकालिक अहरक सेवा पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होता है। पेंशन का हकदार होने के लिए 10 वर्षों की सेवा जरूरी है। अब 10 वर्ष के न्यूनतम सेवा अगर हो जाती है तो वो पेंशन के हकदार हो जाएंगे, लेकिन 10 वर्ष से अगर कम सेवा है तो उनको क्या मिलेगा? उनको पुरानी पेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक सर्विस ग्रेच्युटी मिलेगा। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के अलावा सर्विस ग्रेच्युटी भी मिलेगा उनको। और सर्विस ग्रेच्युटी जो होगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का जस्ट डबल होगा। मैं यहाँ पर पेंशन की बात कर रहा हूँ। तो पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। अगर किन्हीं की सेवा 10 वर्ष की हो गई है तो वो पेंशन के हकदार होंगे। अब दूसरी चीज
लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन के लिए 20 वर्ष की अर्हता सेवा जरूरी है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं, तो उनको पुरानी पेंशन का लाभ तब मिलेगा जब उनकी न्यूनतम सेवा जो है वो 20 वर्षों की हो चुकी है। अगर 20 वर्ष के बाद वो अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो पेंशन के पात्र होंगे। लेकिन अगर नेचुरल रिटायरमेंट में अगर बात करें तो नेचुरल रिटायरमेंट के लिए 10 वर्ष की ही सेवा काफ़ी होती है। अब ये हम लोग जानते हैं कि अगर किन्हीं सरकारी कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से 1 महीने कम है तो इस स्थिति में उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए नियम है कि यदि कोई कर्मचारी 9 वर्ष और 9 मास या अधिक किंतु 10 वर्ष से कम की अर्हता सेवा दी है तो उसकी सेवा 10 वर्ष की होगी और वह पेंशन के लिए पात्र होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 9 वर्ष और 9 महीने या 9 वर्ष और 10 महीने या 9 वर्ष और 11 महीने इतने तक की भी सेवा है तो उनकी 10 वर्ष की ही सेवा होगी और वो पुरानी पेंशन के पात्र होंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बीच कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि कुछ सरकारी कर्मचारी ये समझते हैं कि 10 साल या 12 साल या 15 साल में अगर रिटायर करते हैं तो पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। अब जो CCS पेंशन रूल 2021 कहता है कि आप 10 साल के बाद अगर रिटायर करते हैं तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी और पूरी पेंशन होती कितनी है, जो लास्ट बेसिक पे होता है उसका हाफ जो होता है वो पेंशन होता है। तो कैलकुलेशन क्या है, पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/2 गुने लास्ट बेसिक पे। जब सरकारी कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उस मंथ में जो उनका बेसिक पे होगा उसका हाफ कर दिया जाएगा और उसमें DR का कैलकुलेशन करके ऐड कर दिया जाएगा, ये उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये DR क्या है, जिस समय सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हैं उन समय उनको महंगाई भत्ता मिलता है, DA मिलता है, और जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उनको महंगाई राहत भत्ता मिलता है यानी कि DR मिलता है। DR और DA का रेट दोनों लगभग बराबर ही होता है। अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लेकिन उसके पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने साथियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये इसमें कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अब आगे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर कर रहे हैं तो उनका बेसिक पे मैं मान ले रहा हूँ कि 81,200 है। ये अलग अलग सरकारी कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। अब पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो ये जो बेसिक पे है उसका हाफ कर देना है, इसका आधा कर देना है। तो इसका आधा करने के बाद 40,600 आ रहा है। अब इसमें DR ऐड कर देना है, महंगाई राहत भत्ता ऐड कर देना है। तो महंगाई राहत भत्ता वही होगा जो DA का रेट है, वही रेट अभी DR का भी है। तो 38% अभी DA का रेट है, DR का भी रेट भी 38% ही होगा। तो 38% इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 15,428 रुपये आता है। तो टोटल पेंशन इस सरकारी कर्मचारी का क्या बन जाएगा, टोटल पेंशन बन जाएगा 56,028 रुपये। तो ये इतना पुरानी पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। अब यहाँ पर जरूर एक जो कन्फ्यूजन था कि मान लीजिए किन्हीं सरकारी कर्मचारी की सेवा 12 वर्ष की है तो क्या इतना पेंशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब जो नई CCS पेंशन रूल 2021 आया है उसके अनुसार 10 वर्ष की सेवा में ही पूरी पेंशन बनती है। न्यूनतम 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए तो पूरी पेंशन उनको मिलेगी, यानी कि ये पूरा पेंशन जो है वो उनको निश्चित रूप से 10 वर्ष की सेवा में ही मिलेगा। अगर वो नेचुरल रिटायरमेंट है तब, वॉलंटरी रिटायरमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब मान लीजिए नेचुरल रिटायरमेंट मीन्स अगर किसी सेवा में 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते जाते हैं सरकारी कर्मचारी और उनको 10 वर्ष की सेवा करने के बाद ही उनका 60 वर्ष पूरा हो गया है और वो रिटायर कर रहे हैं अपना एज पूरा करने के बाद, तो उनको पूरा ये 10 वर्ष की सेवा में ही ये पेंशन मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि पेंशन राशि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है,
ये इसकी न्यूनतम सीमा भी है और अधिकतम सीमा भी है। पुरानी पेंशन में न्यूनतम 9,000 रुपये से कम पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगी। अगर 9,000 से कम भी आ रही है तो उनको 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन निश्चित रूप से दिया जाएगा। और अधिकतम पेंशन मान लीजिए अगर 1,25,000 से ज़्यादा भी पेंशन बनता है तो भी उसको मिलेगा 1,25,000। ये अधिकतम सीमा है ये पेंशन की। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।